सो हेयर इज़ योर क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये बोलती है 3 चार्जेस आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एज शोन इन फिगर। तो इसका आपको नेट डाइपोल मोमेंट निकालना है। इस तरीके से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड ए है और आपको इस पर चार्जेस दे रखे हैं। सपोज करो ये वर्टिसेस ए है, इस पर एक -q चार्ज रखा है, ये आपके पास बी है, इस पर भी -q चार्ज है, और ये सी है, इस पर आपके पास +2q चार्ज रखा हुआ है। इस पूरे सिस्टम का आपको नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालना है, डाइपोल मोमेंट निकालना है। ओके, तो आपने तो कुछ ऐसा पढ़ा हुआ था कि एक डाइपोल तो क्या होता है, एक नेगेटिव चार्ज और उतनी ही अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड हो, उसको इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। पर यहाँ पे आपको नेगेटिव चार्जेस दिख रहे हैं पर उतने ही अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज नहीं दिख रहा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका पहले यही उठेगा कि डाइपोल बना ही नहीं तो डाइपोल मोमेंट कैसे निकालें। तो यहाँ पर डाइपोल है, ऐसे क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, तो इसको थोड़ा सा विजुलाइज देखिए, ऐसे कर सकते हैं। ये जो आपके पास +2q चार्ज है, इसको मैं क्या ऐसा नहीं लिख सकता कि यहाँ पर दो ऐसे q और q चार्ज रखे, +q दोनों मिलके 2q चार्ज बना देंगे। एट द सेम लोकेशन रखे हैं ना मैंने। ठीक है, तो आप जो भी आपके पास +2q चार्ज है, +2q जो चार्ज है उसको मैंने q + q की कम्बिनेशन में लिख दिया इसमें। अब आपको डाइपोल दिख रहा होगा, एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज, कुछ डिस्टेंस से सेपरेट है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारी साइड्स बराबर होंगी। इसी तरीके से एक नेगेटिव चार्ज और एक तो इसमें यूज़ हो गया था पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज आपके पास ये है। तो इस तरीके से आपके पास दो डाइपोल्स इधर बनने हैं, एक नेगेटिव पॉजिटिव का पेयर ये, एक नेगेटिव पॉजिटिव का पेयर ये, दो डाइपोल बन गए। अब बात आती है डाइपोल मोमेंट p की डायरेक्शन की। उसकी डायरेक्शन होती है आपके पास नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ऑलराइट, तो ये नेगेटिव चार्ज, एक ये पॉजिटिव चार्ज, तो डाइपोल की डायरेक्शन इस तरफ होएगी, ये ऐसा। सपोज करो इस डाइपोल मोमेंट को मैंने मान लिया p1। ऑलराइट, दूसरा एक नेगेटिव ये एक पॉजिटिव ये, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डायरेक्शन होगी, उसका नाम मैंने मान लिया सपोज करो उस डाइपोल मोमेंट का p2। एक बात हमको क्लियर है कि p1 डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो, दोनों q है ना भाई, मैग्नीट्यूड तो q है दोनों का, इनटू में डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डिस्टेंस क्या है, ये आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड, वो साइड आपके पास a है। ऐसे ही अगर मैं इस P2 की बात करूं तो P2 आपके पास क्या बनेगा, अभी मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं खाली। ठीक है, मैग्नीट्यूड की मैं बात कर रहा हूं। यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, चार्ज का मैग्नीट्यूड अभी भी Q है, इनटू में डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये साइड भी तो एक ही होगी ना आपके पास, तो ये भी a। तो आपको क्या दिख रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ P1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ P2, बस आपके पास डायरेक्शन अलग है। ठीक है, अब देखिए इधर से वेक्टर्स के बीच में जब एंगल बनाया जाता है तो या तो उनकी टेल से टेल मिली हो या उनकी हेड से हेड मिला हो। तो वैसे तो हेड से हेड मिल रहा है तो यही एंगल जो होगा वो वेक्टर्स के बीच का एंगल होगा 60 डिग्री, पर आप जनरली हेड से हेड वाला कम समझते हैं तो टेल से टेल वाला देख लेते हैं। देखो वेक्टर्स को पैरेलली शिफ्ट किया जा सकता है, इस P1 की डायरेक्शन ऐसे है तो इसको थोड़ा सा आगे भी बढ़ाया जा सकता है। तो ये P1 थी आपके पास, पैरेलली ही शिफ्ट किया है। ऐसे ये P2 था, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लो, ये आपके पास P2। अब यहाँ पे टेल से टेल मिल गई, पहले हेड से हेड मिल रहा था। तो स्टार्टिंग में भी 60 डिग्री एंगल था, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अभी भी कितना एंगल है 60 डिग्री। ठीक है, और P1 और P2 का मैग्नीट्यूड बराबर है तो मैं इन दोनों को किसी P के बराबर ले लेता हूँ। तो इसको भी P लिख लेता हूँ, इसको भी P लिख लेता हूँ। अब अल्टीमेटली नेट डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए आपके पास सिचुएशन क्या आ गई, दो डाइपोल मोमेंट्स जो कि इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं एक दूसरे से, और वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, एक दूसरे से 60 डिग्री के एंगल पर एक्ट कर रही है, तो उनका जो रिजल्टेंट होएगा वही तो नेट डाइपोल मोमेंट बनेगा। ये कुछ ऐसा कंडीशन होगी, दो वेक्टर्स 60 डिग्री पर एक्ट कर रहे हैं, उनका रिजल्टेंट निकाल दो। तो बस ये वेक्टर्स का केस आपके पास। तो P जो नेट आपके पास निकलेगा, वेक्टर्स में फॉर्मूला क्या होता है, √ फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस सेकेंड वेक्टर का स्क्वायर, फर्स्ट भी P है सेकेंड भी P है, प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर इनटू में कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो ये आपके पास P² + P²
प्लस 2p² और cos 60 आपके पास 1/2, ये आपके पास √3 टाइम्स p आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास p नेट आया आपके पास √3 टाइम्स डाइपोल मोमेंट। इस डाइपोल मोमेंट की वैल्यू रख देंगे। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? Q इंटू ए। तो इतना आपके पास नेट डाइपोल मोमेंट बनेगा। ऑलराइट, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर जो है आपके पास सेकंड, इसमें क्या है? आपको एक रेक्टेंगल दे रखा है, 4 पॉइंट चार्जेस +-Q1 +-Q2 आर प्लेस एट द कॉर्नर्स ऑफ ए रेक्टेंगल जिसकी साइड ए और बी दे रखी है। तो ये फिगर दे रखी है आपको। ओके, इसमें +Q1 इधर है, -Q1 इधर है, +Q2 इधर है, -Q2 इधर है, और ये एक रेक्टेंगल है जिसकी एक साइड ए है एक साइड बी है। तो आपको नेट डाइपोल मोमेंट निकालना है। तो इसमें तो डाइपोल सीधे ही हमको दिख रहे हैं, ये नेगेटिव चार्ज -Q1 उतने ही अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज, ऐसे ही आपके पास -Q2 +Q2, तो आपको डाइपोल तो दिख रहा है। अब आपको नेट डाइपोल मोमेंट निकालना है। तो देखिए, आपको डाइपोल की डायरेक्शन पहले ही पता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, तो बना लेते हैं। ये यहाँ पर नेगेटिव से ऐसे पॉजिटिव चार्ज की तरफ एक डाइपोल, तो इस तरफ उसका नाम दे लेते हैं, सपोज करो P1। ऐसे ही आपके पास इधर नेगेटिव चार्ज से ऐसा पॉजिटिव चार्ज की तरफ, इसका सपोज करो नाम दे लेते हैं हम P2। तो एक डाइपोल P1 है, एक डाइपोल आपके पास P2 है। फिर से अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, P1 का मैग्नीट्यूड फॉर्मूला क्या है? चार्ज दैट इज Q1 इनटू में डिस्टेंस बिटवीन देम। भाई फॉर्मूला क्या होता है डाइपोल मोमेंट का? एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो, इनटू में उनके बीच का डिस्टेंस ले लीजिए। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो ये डायगोनल की लेंथ है ना, और डायगोनल की लेंथ क्या होती है आपके पास? इसमें निकालनी पड़ेगी, क्योंकि एक साइड ए है एक साइड बी है, तो ये कुछ ऐसा बना हुआ है। ये हाइपोटेन्यूज बनेगी, ये साइड ए है ये बी है, तो ये √ पाइथागोरस थ्योरम से √a² + b²। तो यह आया √a² + b²। ये तो आपके पास P1 का मैग्नीट्यूड आया। ऐसे ही आप P2 का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। P2 ये वाला है ना, P2, तो फॉर्मूला क्या? चार्ज का मैग्नीट्यूड। अब की बार चार्ज आपके पास Q2 है इस वाली कंडीशन में, इनटू में डिस्टेंस बिटवीन देम। डायगोनल की लेंथ तो सेम रहनी है, a² + b²। तो अब की बार हमको दिख रहा है कि P1 और P2 का मैग्नीट्यूड एक जैसा नहीं है। अब देखिए, दोनों डाइपोल्स है P1 और P2 किसी एंगल पर एक्ट कर रहे हैं। जहाँ पे ये डायगोनल कट कर रही है, ये कोई एंगल बनेगा। अगर ये स्क्वायर होता तो 90 डिग्री होता, यहाँ पर हमको नहीं पता एंगल, तो मैं इसको थीटा मान लेता हूँ। ठीक है, सपोज करो P1 और P2 एक दूसरे से थीटा एंगल बना रहे। ऐसा ना, ये P1 है ये P2 है, तो ये कुछ एंगल तो बनेगा। ये एंगल मैंने मान लिया थीटा। अगर थीटा गिवन हो तो अच्छी बात है। तो चलो इसको करते हैं। P1 और P2 दो वेक्टर्स हैं, थीटा एंगल पर एक्ट कर रहे हैं, तो उनका नेट जो रिजल्टेंट जब निकलेगा उसका फॉर्मूला तो आपको पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन से आता है। दैट इज फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर इनटू में कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम। ठीक है, ये फॉर्मूला था। अभी देखिए, आपने एक फॉर्मूला पता नहीं पढ़ा है या नहीं पढ़ा हो, उसको बोलते हैं कोसाइन फॉर्मूला। वहाँ से मैं कोस थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि कोसाइन फॉर्मूला क्या था हमारे पास, वो देख लेते हैं। कोसाइन फॉर्मूला, इसको याद रखेंगे, ये कुछ अलग नहीं है, ये आपका पैरेललोग्राम लॉ से ही आया था। इसमें क्या होता है, कोई भी ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल होने की जरूरत नहीं है, कोई भी ट्रायंगल हो, जैसे इस तरीके का एक ट्रायंगल है, ठीक है, उसमें ये एंगल थीटा बन रहा है। साइड्स के नाम दे लेते हैं। मान लो ये साइड इसकी ए है, ये साइड इसकी बी है, ये साइड इसकी सी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एंगल निकालना। अगर देखिए राइट एंगल ट्रायंगल होता तो आप डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगा लेते हैं। साइन थीटा आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाता है, कोस थीटा आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, वो राइट एंगल ट्रायंगल्स में लगते हैं, इस तरीके के ट्रायंगल में नहीं लगते। तो यहाँ पर आपके पास कोसाइन फॉर्मूला है। कोसाइन फॉर्मूला क्या बोलता है, कोस थीटा जो आपके पास बनेगा, इसमें ध्यान देना, जहाँ पर भी एंगल ले रहे हो, पहले जो उससे लगती हुई साइड से, इस वाले एंगल से लगती हुई साइड, एक तो ये बी वाली है,
और एक ये ए वाली है, ये तो इसके साथ लगती हुई साइड है, और ये सी जो है ये इससे दूर वाली साइड है। तो फॉर्मूला क्या होता है, जो लगती हुई साइड्स हैं, जैसे ए उसका स्क्वायर कर लो लेंथ का, प्लस बी स्क्वायर उसका स्क्वायर कर लो, फिर माइनस का जो साइड दूर वाली है उसका स्क्वायर कर दो। दोबारा से जो लगती हुई साइड है उनका स्क्वायर तो जोड़ दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो दूर वाली साइड है उसका स्क्वायर घटा दो, और डिवाइड में 2 टाइम्स जो लगती हुई साइड है उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 2ab। ये आपके पास फॉर्मूला होता है, कोसाइन फॉर्मूला इसको मैथ्स में बोलते हैं, और ये आपका इससे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ही आया है। ठीक है, जैसे c किसी चीज़ का रिजल्टेंट है तो c विल बी इक्वल टू, अगर ऐसा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, यहाँ से आप c स्क्वायर निकालो, दैट विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। यहाँ से कोस थीटा निकालना चाहोगे तो यही आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। तो ये आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ही आया है। इनको वेक्टर मान लो, एक वेक्टर ये है एक वेक्टर ये है, तो ये इनका रिजल्टेंट हो गया। ठीक है, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ही ये लॉ आया आपके पास, तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। ठीक है, कोसाइन फॉर्मूला हम इसमें यूज़ करने जा रहे हैं। तो इस ट्रायंगल में अगर मैं कोस थीटा लिखना चाहूँ, कोस थीटा फॉर्मूला क्या है, जो लगती हुई साइडें हैं उनका स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, कोस थीटा लगती हुई साइड कौन है, एक P1 है, एक कौन है आपके पास P2, तो P1 का स्क्वायर, सॉरी डिस्टेंस का स्क्वायर करना, वेक्टर्स नहीं डिस्टेंस का स्क्वायर, इसका ये जो थीटा है ये जो लेंथ है इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, ये लेंथ है कितनी भाई, टोटल लेंथ कितनी थी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, टोटल लेंथ तो लिखे हुए हैं, और सेंटर से लेके यहाँ तक तो उसका आधा हो जाएगा ना, तो ये कितना बनेगा, ये वाली लेंथ इतनी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हाफ। ठीक है, ये तो आपके पास ये साइड आ गई। फिर फॉर्मूले में क्या था, ए स्क्वायर, ये आपके पास खाली ए आया है, इसका स्क्वायर भी करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो दूसरी वाली साइड है इसका भी स्क्वायर, लेंथ तो इसकी भी इतनी बननी है, और इसका भी स्क्वायर करना है, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। फॉर्मूले में जो लगती हुई साइडें हैं उन दोनों के स्क्वायर का सम हो गया। अब माइनस में जो दूर वाली साइड है उसका स्क्वायर करना है, माइनस में जो दूर वाली साइड है, इस एंगल से दूर वाली साइड कौन है, ये वाली, और इसकी लेंथ कितनी है b, उसका स्क्वायर करना है, मतलब b स्क्वायर करना है, डिवाइडेड बाई, डिवाइड में क्या आना है 2 टाइम्स a और b, 2 टाइम्स a कौन थी ये, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2, और b वाली कौन सी है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2। ये आपके पास कोस थीटा बनेगा। इसी कोस थीटा को मैं फिर से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ, तो क्या बनेगा, कोस थीटा दैट विल बी इक्वल टू, इसका आप स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, ये बनेगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 4, दरवाजा बंद करिए तो, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 4, ठीक है, माइनस का बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स, अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे भाई, दोनों का रूट है, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, स्क्वायर हो गया एक तरीके से। इतना आ गया था हमारे पास कोस थीटा, और डिस्टेंस का हाफ था हमारे पास। ठीक है, रूट के अंदर नहीं है ये 2, डिस्टेंस का हाफ है। एक बार मैंने सोल्व कर लिया था तो लास्ट में जाके पता चला ये यहाँ पे गड़बड़ हो गई थी, तो आंसर गलत आ गया था, इसलिए एक बार दोबारा से कर लें। ये रूट के अंदर 2 नहीं, 2ab है ना, तो a तो कितना था, उस लेंथ का हाफ था, तो लेंथ कितनी थी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसका हाफ ही है। ठीक है, इसको लिखते हैं, थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं कोस थीटा को। यहाँ से ऊपर एलसीएम लेते हैं अगर हम, तो कितना आएगा 4, बचेगा कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर भी कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 4b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे बी स्क्वायर भी है ना, इसके पास नीचे 1 है। यहाँ पर क्या है आपके पास, 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ये 4 से 4 कैंसिल, तो आपके पास कोस थीटा की वैल्यू बनी, देखिए सोल्व, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना बना, 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना बना, 2b स्क्वायर, और 2b स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर करेंगे तो माइनस का 2b स्क्वायर हो जाएगा,
2 में से -4 गए तो -2 आता है ना, डिवाइडेड में आपके पास 2a² प्लस b² भी है। ऊपर से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ और एक 2 नीचे है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये अल्टीमेटली आपके पास a² माइनस b² डिवाइडेड बाई a² प्लस b² ये बना। अब इसको मैं इक्वेशन 1 में यूज कर लेता हूँ सबकी वैल्यू और आपके पास p नेट आ जाएगा। तो यूजिंग इन 1 तो आपके पास p नेट विल बी इक्वल टू, थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, थोड़ी बड़ी स्टेप्स जाएंगे हमारे पास। p नेट विल बी इक्वल टू अंडर रूट p1 का स्क्वायर, p1 ये है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, q1² रूट हट जाएगा a² प्लस b² प्लस p2 स्क्वायर, ये क्या आएगा, q2² रूट हट जाएगा a² प्लस b² प्लस 2 टाइम्स p1 p2, 2 टाइम्स इन दोनों की गुणा करेंगे तो q1 q2 तो एज इट इज मल्टीप्लाई, इन दोनों की गुणा करेंगे तो स्क्वायर होकर रूट हट जाएगा, ये बनेगा a² प्लस b² और साथ में है आपके पास कोस थीटा की वैल्यू भी रख देंगे a² माइनस b² डिवाइडेड बाई a² प्लस b²। इस a² प्लस b² से ये a² प्लस b² कैंसिल हो गया और यही आपके पास, इतना भी छोड़ सकते हैं, थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहे तो कर सकते हैं। ये देखो a² और a² वाली टर्म, इन सब से मैं अगर a² कॉमन लेता हूँ तो देखो इस वाली टर्म से a² कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा सिर्फ q1 का स्क्वायर, इस वाली टर्म से a² कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा सिर्फ q2², इस वाली टर्म से a² कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा प्लस का 2 q1 q2। कुछ दिख रहा है ये? ऐसे ही मैं b² कॉमन लेता हूँ तो अंदर आपके पास क्या बचेगा, देखिए इस वाली टर्म से b² q1² b², इससे b² कॉमन लिया तो अंदर बचा q1², इस वाली से b² कॉमन लूँगा तो बचेगा प्लस का q2², इस वाली टर्म से b² कॉमन लूँगा तो इसके साथ आगे माइनस भी है तो माइनस का 2 q1 q2 ये बचेगा। तो अल्टीमेटली आपके पास आंसर आया a² और ये फॉर्मूला होता है q1² प्लस q2² प्लस q1 q2 ये आपके पास a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, प्लस b² और ये a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको दिख रहा है। तो ये आपके पास p नेट बनेगा, ठीक है, ये आपके पास नेट डाइपोल बनेगा। यहीं पे छोड़ देंगे। अगर आप में क्वेश्चन में आपको चार्जेस दे रखे होते, q1 q2 की वैल्यू दे रखी होती, आपको बता रखा होता कि a और b लेंथ कितनी है उस रेक्टेंगल की, तो आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते थे, वरना आपको स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। और जब वैल्यू दे रखी हो तो इतने ज़्यादा स्टेप नहीं आते, जल्दी से सोल्व हो जाता है आपके पास, ठीक है। तो वैल्यू दे रखी होती ज़्यादा आसान होता, बस ये मेथड सिखाने के लिए था आपके पास, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास रहेगा, ये आपके पास होमवर्क है। इसमें रेक्टेंगल किया था लास्ट सेकंड क्वेश्चन में, और थर्ड क्वेश्चन में रेक्टेंगल की जगह आपको स्क्वायर लेना है, ठीक है। एक स्क्वायर है, चार्जेस ऐसे ही रखे हैं, जैसे इधर शायद प्लस q था, इधर माइनस q था, इधर आपके पास प्लस q2 था, यहाँ माइनस q2 था। इस तरीके से आपके पास एक स्क्वायर है और आपको इसका नेट डाइपोल निकालना है। स्क्वायर की लेंथ जो है a है, नेट डाइपोल मोमेंट इसका निकालना है। इसको सोल्व करके मेरे पास भेज देना आप लोग, या जिसको जो डाउट रहे वो मेरे को बता सकता है कमेंट सेक्शन में। स्क्वायर है, ध्यान देना, अब की बार क्या है, स्क्वायर। और आपको क्या निकालना है, नेट डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट। एक प्लस q1 माइनस q1 प्लस q2 माइनस q2, इस तरीके से चार्जेस रखे हुए हैं। तो ये आपके पास थर्ड क्वेश्चन आपका होमवर्क में रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट जो आपके पास फोर्थ क्वेश्चन है, ये भी आपको होमवर्क में दे रहा हूँ मैं। क्वेश्चन क्या है, आपके पास एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस q प्लस q प्लस q और यहाँ पे माइनस 3q चार्ज है, और जो स्क्वायर की साइड है वो आपके पास a के बराबर है, ठीक है। स्क्वायर की साइड a है, तो आपको नेट डाइपोल मोमेंट निकालना है। आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इनमें से a b c d जो भी आपका आंसर आए आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना, ऑलराइट। और जिसको डाउट हो वो भी बता सकता है।
नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 में जा रहे हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस आपके पास ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 चार्जेस प्लस माइनस 10 माइक्रोकुलम, ये माइक्रो का साइन होता है, ठीक है, 10 माइक्रोकुलम, माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6 आर प्लेस्ड 5 मिलीमीटर अपार्ट, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P ऑन द एक्सिस। एक्सिस पर एक P पॉइंट है 15 सेंटीमीटर दूर सेंटर से, वहाँ पर निकालना है, मतलब कि एक्सियल पॉइंट पर निकालना है। दूसरा आपको सेंटर से नॉर्मल डिस्टेंस पे 15 सेंटीमीटर, मतलब इक्वेटोरियल पॉइंट पर निकालना है। तो करते हैं इसको। डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस आपके पास ये वाला टॉपिक है। तो सॉल्यूशन क्या बनेगा, इसके पास 2 चार्जेस है, एक आपके पास +10 माइक्रोकुलम का है और एक आपके पास -10 माइक्रोकुलम का चार्ज है। दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो आपके पास 5 मिलीमीटर है, ये ऐसे दे रखी है, ठीक है। जो सेपरेशन को आप 2a से लिखते थे, ये आपके पास 5 मिलीमीटर है। मिलीमीटर को आप क्या कर लेंगे, मीटर में चेंज कर लेंगे, -3 मीटर, ठीक है। चार्ज जो आपके पास दे रखे हैं ये आपके पास +-10 माइक्रोकुलम है। माइक्रो को भी मैं कुलम में ले आता हूँ, माइक्रो को आप लिखेंगे 10 की पावर -6, तो ये आपके पास प्लस माइनस, ये -6 है, ये +1 है, तो ये -5 कुलम। ऐसा यूनिट में लेके आना होता है आपको कैलकुलेशंस करने के लिए। डिस्टेंस मिलीमीटर में था, उसको मीटर में ले आए, चार्ज को आप माइक्रो से कुलम में ले आए, ओके। तो इस तरीके से दे रखा था। अब आपको क्या करना है, एक तो ध्यान देना, ए पॉइंट P ऑन एक्सिस 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, और पॉजिटिव चार्ज की साइड, पॉजिटिव चार्ज ये है, इस साइड यहाँ पे एक्सिस पे कोई P पॉइंट है जो कि सेंटर से कितना दूरी पर है, 15 सेंटीमीटर। ध्यान एक चीज़ इधर देखिए, डाइपोल का जो खुद का जो डिस्टेंस है, चार्जेस के बीच की सेपरेशन है, वो मिलीमीटर में, और जो ये बाहर वाला पॉइंट है ये आपके पास सेंटीमीटर में है। तो यहाँ पर वो वाली कंडीशन कि डाइपोल के खुद का डिस्टेंस आउटर डिस्टेंस से छोटा है, स्मॉल डाइपोल वाला केस, ठीक है, स्मॉल डाइपोल वाला केस लग रहा है। डाइपोल के खुद के डिस्टेंस छोटे हैं और जो बाहर वाला डिस्टेंस है वो बड़ा है, तो स्मॉल डाइपोल वाला केस आपके पास वैलिड है। तो वे वाले फॉर्मूले आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं जो हमने एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पर पढ़े थे। तो इस P पॉइंट पर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो E एट एक्सियल पॉइंट का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो ये होता था 2kP अपॉन में डिस्टेंस का क्यूब, डिस्टेंस सेंटर से मेजर होता था, वेयर 2p k होता था आपके पास 1/4πε0 और r3, ये आपके पास फॉर्मूला था। इसमें आपको बस वैल्यूज रखनी है। 2 टाइम्स डाइपोल मोमेंट, p क्या होता था, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू में डिस्टेंस बिटवीन दो चार्जेस, ये फॉर्मूला होता था। 1/4πε0, इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट जानते हैं, और r3 इसमें रख लेते हैं वैल्यू। 2 इंटू क्यू की वैल्यू तो आपके पास 10 की पावर -5 कुलम है, इंटू में 2a डिस्टेंस आपके पास 5 इंटू 10 की पावर -3 मीटर है, डिवाइडेड बाई 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है। और r3 डिस्टेंस का क्यूब, डिस्टेंस सेंटर वाला लेना है, सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस, इसको r मानते हैं। ये 15 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे तो आप 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास 15 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, और इसका क्यूब कर देंगे। इस चीज़ को सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी कैलकुलेशन करेंगे तो वीडियो ज़्यादा बड़ी बन जाएगी, ठीक है। बस आपको कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं ना, मैथ्स है आपके पास सिंपल, तो सोल्व कर लेना, डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस था। दूसरे पार्ट में आपका इक्वेटोरियल पॉइंट पर पूछा गया है 15 सेंटीमीटर ऊपर, जैसे ये डाइपोल है, इससे इधर यहाँ पर ऐसे सेंटर से नॉर्मल बोला गया, जैसे ये सेंटर है, सेंटर से नॉर्मल 15 सेंटीमीटर। तो बस आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है kP अपॉन में r3, ये इक्वेटोरियल पॉइंट का फॉर्मूला होता था। तो k की वैल्यू, p की वैल्यू, r की वैल्यू वो सब रखेंगे तो वहाँ पर आपके पास 2 टाइम्स कम आंसर आएगा, ठीक है। पता है ना आपके पास
देखिए आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, आपको पता है ई एक्सियल अपॉन ई इक्विटोरियल की वैल्यू 2:1 होती है अगर सेम डिस्टेंस पर फील्ड निकालने को बोले। सेमी पे तो बोला यहाँ से भी ये 15 डिस्टेंस है, वो वहाँ पर भी 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। एक्सियल का आप यहाँ निकाल चुके हो, इक्विटोरियल का निकालना है तो 1/2 टाइम्स कर देंगे, ठीक है। डायरेक्ट भी आप इस चीज़ को कर सकते थे। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, वो आपको कर। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन 6 है जो कि आपको होमवर्क के लिए है, आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, 2 पॉइंट चार्जेस इस तरीके से प्लस का 10⁻⁸ कूलम और माइनस का 10⁻⁸ कूलम दो चार्जेस दे रखे हैं और फिगर के अकॉर्डिंग रखे हुए हैं 0.1 मीटर पर एक दूसरे से, ठीक है। एक पॉइंट ए है बिल्कुल सेंटर पर, क्योंकि यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस बराबर है। ये भी 0.1 है, ये भी 0.1 है, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल है एक तरीके से। तो आपको 3 पॉइंट दिए हुए हैं ए, बी और सी। इन तीनों पॉइंट पर आपको क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ए पॉइंट बिल्कुल सेंटर पर है, बी पॉइंट आपको कहाँ दिख रहा है, एक्सियल लाइन पर, और सी पॉइंट आपका बिल्कुल इस सेंटर के ऊपर है, तो ये इक्विटोरियल लाइन है। देखिए आप सोल्व तो कर सकते हैं इसको डाइपोल वाले फॉर्मूले से, क्योंकि ये इक्विटोरियल है, ये एक्सियल है, पर डाइपोल वाले फॉर्मूले में आपको डिस्टेंस का क्यूब करना पड़ता है, प्लस आपको ये डिस्टेंस भी चाहिए होगा, पॉइंट्स में जाएगा तो दिक्कतें होंगी। तो आप इसको कोशिश करना कि जो ट्रेडिशनल मेथड है, हमने जैसे डेरिवेशन करी थी उस डेरिवेशन वाले तरीके से सोल्व करने की कोशिश करना। डेरिवेशन कैसे, जैसे नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे एक्सियल पॉइंट पे निकालना था, तो आपने पॉजिटिव की वजह से आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव की वजह से इनवर्ड, और फिर नेट निकालने के लिए तो ज़्यादा वाले में से कम वाला घटा दिया था। ऐसे ही इक्विटोरियल पे निकालना था, तो पॉजिटिव की वजह से इस तरफ, नेगेटिव की वजह से इस तरफ, तो दोनों का कोस वाला कंपोनेंट बचा था, उनको जोड़ के नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आता था। और सेंटर में तो आपको पता ही है, पॉजिटिव की वजह से इधर, नेगेटिव की वजह से भी इधर, तो दोनों जुड़ने हैं, उनका इलेक्ट्रिक फील्ड लिख के। तो ऐसे कर लोगे तो ज़्यादा बेटर है, वरना डाइपोल वाले फॉर्मूले से भी आ जाएगा। डाइपोल वाले फॉर्मूले में आपके पास कैलकुलेशंस ज़्यादा होंगी, तो ट्राई करना, नहीं सोल्व हो तो बता देना, हो जाएगा, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा है तो ईजिली हो जाएगा आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7, इस तरीके के जो क्वेश्चन है ना वो इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हो। इस तरीके के क्वेश्चन आपके पास इंपॉर्टेंट है। अभी 2020 में भी एक क्वेश्चन डाइपोल से आया हुआ था, और जब भी क्वेश्चन आता है वो कोऑर्डिनेट वाला आता है। वे मैंने कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए करा था, कोऑर्डिनेशन वाले अगर आप मतलब वो आपका वेक्टर वाला नॉलेज चेक करने जा रहे हैं। तो देखिए क्या बोल रहे हैं ये क्वेश्चन, चार्ज Q1, एक चार्ज है +6 नैनो कूलम, स्मॉल n जो है वो नैनो कूलम को डिनोट करता है, नैनो का मतलब 10⁻⁹, इस ऑन y एक्सिस। आपके पास देखिए ऐसा y एक्सिस है, ठीक है, ये सपोज करो y एक्सिस है, और ये आपके पास ओरिजिन वाली लाइन है, ये ओरिजिन है 0,0, ठीक है। ये इधर आपके पास x एक्सिस है, z की बात नहीं हो रही इसलिए मैंने z बनाया ही नहीं इधर। इन्होंने क्या बोला, y एक्सिस पर y = +3, 0 1 2 3, यहाँ पर इस 3 सेंटीमीटर वाले डिस्टेंस पर आपके पास एक चार्ज रखा है +6 नैनो कूलम। ये एक चार्ज रखा है Q = +6 नैनो कूलम, और ये जो आपके पास डिस्टेंस है ये आपके पास 3 सेंटीमीटर। फिर उन्होंने बोला एक और चार्ज है -6 नैनो कूलम, और वो y = -3 सेंटीमीटर में रखा है। माइनस की बात करें तो नीचे आएगा, y एक्सिस नीचे नेगेटिव होता है, तो यहाँ कहीं पर जो कि 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस नीचे है, यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज रखा है जिसका मैग्नीट्यूड उतना ही है जितना इस वाले का मैग्नीट्यूड। तो ये एक तरीके का डाइपोल बन गया, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड है, तो एक डाइपोल बन गया। ऑलराइट, ठीक है। फिर इन्होंने बोला कैलकुलेट फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट टेस्ट चार्ज है, प्लेस्ड एट ऑन x एक्सिस एट x = 4, x एक्सिस पर x = +4, तो x एक्सिस ये है 1 2 3 4, यहाँ कहीं पर आपके पास एक टेस्ट चार्ज Q0 रखा है जिसका मैग्नीट्यूड है 2 नैनो कूलम। इस पर फोर्स निकालना, ध्यान देना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं निकालनी अब की बार, इस पर क्या निकालना है आपको, फोर्स। तो अल्टीमेटली ये क्वेश्चन क्या है, एक डाइपोल है, ठीक है,
डाइपोल के अगर मैं बीच के डिस्टेंस की बात करूं, देखिए इधर लिख लेता हूं, डाइपोल पे चार्ज जो दे रखा है वो दे रखा है +-6 नैनो कूलम, दैट विल बी +-6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। नैनो का मतलब 10⁻⁹। ऐसे ही आपके पास दे रखा है इसके अंदर इनके बीच का डिस्टेंस, जिसको आप 2a से डिनोट करते थे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, वरना तो हम डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस ही लिख लेते हैं। दैट इज दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो 10⁻² मीटर। डिस्टेंस आ गया, q आ गया, तो डाइपोल p आप निकाल सकते हैं। डाइपोल मोमेंट p का फॉर्मूला होता है आपके पास q इंटू 2a, ठीक है, q इंटू 2a। q कितना है आपके पास 6 इंटू 10⁻⁹, और डिस्टेंस आपके पास कितना है 6 माइनस इतना, 2a की वैल्यू कितनी है 6 इंटू 10⁻² कूलम मीटर। थोड़ा सा इसको आप सोल्व करना चाहे तो ये आपके पास 36 इंटू 10⁻11 कूलम मीटर, ये आपके पास p की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आपको इधर क्या देखिए, क्या चाहिए आपको, फोर्स चाहिए। क्या चाहिए, फोर्स। आपने तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना सीखा है ना कि फोर्स। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और फोर्स में कोई फॉर्मूला है? हाँ है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, ये होता था। ये जो टेस्ट चार्ज है ये वहाँ पर कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उसी को तो उस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। तो यहाँ से फोर्स किसके बराबर आएगा, इस सपोज करो इस पॉइंट का नाम मैं कुछ दे देता हूँ, मान लो S दे दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट S पॉइंट इनटू में वहाँ पर जो चार्ज रखा था Q0, ये फॉर्मूला बनेगा आपके पास। तो फोर्स निकालना है, Q0 आपको पता है कितना चार्ज रखा है 2 नैनो कूलम का, तो आपको बस इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड से ये इस फॉर्मूले में रख देंगे तो आपके पास फोर्स आ जाएगा। तो इसको मैं इक्वेशन 1 नाम दे लेता हूँ। अब आपको क्या चाहिए, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये ध्यान दो, ये कौन से वाला पॉइंट है, आपके पास एक डाइपोल है, उसका जस्ट सेंटर ये है, उसके सेंटर से ऐसा परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे ये पॉइंट पड़ता है। तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, इक्वेटोरियल पॉइंट है ना। सेंटर से परपेंडिकुलर वाला कौन सा डिस्टेंस होता है आपके पास, इक्वेटोरियल पॉइंट। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेना। तो आपको अल्टीमेटली इक्वेटोरियल पॉइंट पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसको इक्वेशन 1 में रखेंगे तो वहाँ से फोर्स आ जाएगा। तो ES, जिसको आप इक्वेटोरियल पॉइंट का, उसका फॉर्मूला क्या था आपके पास, P/4πε0 और सेंटर से डिस्टेंस का Q। इसको मैं सेंटर से डिस्टेंस जो कि आपके पास 4 सेंटीमीटर दे रखा है, एक्स एक्सिस पर 4 सेंटीमीटर दूर रखा था, ठीक है, x की वैल्यू 4 सेंटीमीटर। ये फॉर्मूला था इक्वेटोरियल पॉइंट का, आप सभी को पता होगा। P, भाई P की वैल्यू कितनी है, अभी अभी निकाली हमने, देखिए ये P की वैल्यू है 36 इंटू 10⁻11, 36 इंटू 10⁻11, 1/4πε0 की वैल्यू फर्स्ट लेक्चर से ही यूज़ करते आने, इतनी होती है, 9 इंटू 10⁻+9। और डिस्टेंस का क्यूब, डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो 10⁻2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका आपको क्या करना है, क्यूब, ठीक है, ऑलराइट। बस अब इसको सोल्व करना है। ये बना आपके पास 36 इंटू 9 इंटू 10 की पावर कितना बना आपके पास। अच्छा एक चीज़ हो रहेगी, चलो बाद में कर लेंगे, क्यू की गुणा नहीं करी मैंने, वो बाद में कर लेंगे, ऑलराइट। 36 इंटू 9 इंटू 10⁻2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे देखिए 4 का क्यूब बनेगा जो कि आपके पास कितना होता है 64, इंटू 10⁻2 को 10⁻6 लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी पावर 3 करेंगे तो 10⁻6 आ जाएगा। ये आपके पास आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको मैं इक्वेशन 1 में यूज कर दूंगा, यूजिंग इन वन, यहाँ कर लेते हैं यूजिंग इन वन में यूज करेंगे तो आपके पास फोर्स भी आ जाएगा। तो यूजिंग इन 1 तो आपके पास फोर्स बनेगा, फोर्स विल बी इक्वल टू, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई है वो दैट वाज 36 इंटू 9 इंटू 10 की पावर, इस 10 की पावर को भी अरेंज कर लेते हैं, 10⁻6 ऊपर जाएगा तो +6 बनेगा, तो ये 10⁻+4 बन जाएगा, डिवाइडेड बाई आपके पास 64
4 है, ठीक है। और इनटू में क्यू नोट, और क्यू नोट की वैल्यू है 2 नैनो कूलम, क्यू नोट की वैल्यू है 2 नैनो का मतलब 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। इस चीज़ को आपको सोल्व करना है, तो इसको बस काटना चाहो तो काट लो। 4 से कर लेते हैं, 4 निम 36, 4 एकम 4, 4 6 24, ठीक है। और कट रहा है क्या? 2 से काट लो, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया f फिजिकल टू 81 डिवाइडेड बाई 8 इंटू में 10⁻⁻5। इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। ये आपके पास करीब आ जाएगा 8, ठीक है। ये करीब आपका इतना आंसर आ जाएगा। इसमें देख लेना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, ठीक है। ऑलराइट, तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू इतनी आ गई थी, इतने न्यूटन। अब इसकी डायरेक्शन रह गई हमारे पास। तो देखिए, ये एक डाइपोल है, यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और इस तरफ फोर्स की वैल्यू आ गई आपके पास 10.1 × 10⁻⁻5 न्यूटन। इसकी डायरेक्शन रह गई। तो ये था कौन सा? इक्विलेटरल पॉइंट। इक्विलेटरल पॉइंट पे आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वे आपके पास पैरेलल टू द डाइपोल होती हैं। डाइपोल की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, पी इस तरफ है, और अपोजिट टू द डाइपोल, पैरेलल और अपोजिट, ये कर चुके हैं पहले। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पे कौन सा चार्ज रखा था? क्यू रखा था आपके पास, +2 नैनो कूलम। और आप सभी को पता है पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। तो जिस तरफ फील्ड है उसी तरफ इस पर फोर्स लगेगा। तो फोर्स की डायरेक्शन देखो, इस पॉइंट पर किधर आई? नीचे की तरफ, इस तरीके से नीचे की तरफ, ठीक है। तो जो ये आपके पास फोर्स आया है, इसके बाद इसकी डायरेक्शन, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो डायरेक्शन लगानी भी ज़रूरी है। तो आप एफ को ऐसे लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में, 10.1 × 10⁻⁻5 न्यूटन तो है, और वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो डायरेक्शन लगानी है, नीचे की तरफ डायरेक्शन। इस तरफ एक्स एक्सिस था, इस तरफ वाई एक्सिस था, वाई एक्सिस में नीचे की तरफ यूनिट वेक्टर कौन सा लगता है? -j। तो ये आपके पास आंसर बनेगा उस क्वेश्चन का, ठीक है। तो क्वेश्चन 7 हो गया हमारे पास। क्वेश्चन 8 में आते हैं। ये इधर स्टेटमेंट है, मैं बोल चुका हूँ आपको, जहाँ पर भी कोऑर्डिनेट दे रखे हैं उस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब की बार 2020 में जो क्वेश्चन आया था CBSE में, वो ऐसा कोऑर्डिनेशन वाला ही आया हुआ था, कोऑर्डिनेट दे रखे थे, इसी तरीके का क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, 2 चार्जेस +q और -q, 2 चार्जेस डाइपोल वाले, आर लोकेटेड एट पॉइंट्स, ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0, 0, -2 और 0, 0, 2 रिस्पेक्टली। आपको वर्क डन निकालना है, एक बार बना लेते हैं। 0, 0, -2, ये x है, ये y है, ये z है। तो z एक्सिस की वैल्यू दे रखी है, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको z एक्सिस मान लेते हैं। अब की बार सपोज करो ये z एक्सिस है, और ये आपके पास इधर ओरिजिन है, ठीक है। और क्योंकि बाद में आपका बस x एक्सिस है, y एक्सिस का कहीं जिक्र नहीं है, तो आप बस x और z को ड्रॉ कर लें। तो मैं इसको x एक्सिस मान लेता हूँ, ठीक है। ये x एक्सिस है, ये z एक्सिस है। अब देखो, z एक्सिस पर एक तो रखा है 0, 0, -2, माइनस z, माइनस किधर होएगा? नीचे की तरफ। ये वो पॉइंट लगा लिया मैंने, 0, 0, -2। यहाँ पर आपके पास एक चार्ज लोकेटेड है +q चार्ज, एक +q चार्ज इधर रखा हुआ है। दूसरा कोऑर्डिनेट है 0, 0, 2, पॉजिटिव का है 0, 0, 2, ठीक है। यहाँ पर आपके पास रखा है एक -q चार्ज। इस तरीके से 2 चार्जेस रखे थे। आपको बोला हाउ मच वर्क विल बी डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम p = 4, 0, 0। 4 ये कौन सा है? एक्स एक्सिस पर पॉइंट है, एक्स पॉजिटिव एक्सिस पे, यहाँ कहीं पे मिलेगा आपको 4, 0, 0। यहाँ से ये पॉइंट p है, और यहाँ से आपको -5, 0, 0, यहाँ पर P से एक टेस्ट चार्ज को ऐसे उठा के यहाँ पर Q तक लेके जाना है, और आपको पूछा गया है कि वर्क डन कितना होगा।
क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वर्क डन कितना होगा। ठीक है, तो देखिए सोल्व करते हैं। फिर से आपको एक बात क्लियर हो जानी चाहिए, ये एक डाइपोल रखा है और ये वाले पॉइंट्स डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर आते हैं। ठीक है, तो वर्क डन का फॉर्मूला जो आपके पास होता है, ये होता है आपके पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन को जब आप फोर्स को यहाँ से इस वाले फॉर्मूले से E इजिकल टू एफ अपॉन में क्यू, क्यू वो चार्ज होता है जिसको मूव कर रहे हैं, यहाँ पे कौन है वो चार्ज क्यू नोट है जिसको मूव किया जा रहा है। ठीक है, तो फोर्स को आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, क्यू नोट इंटू ई, क्यू नोट इंटू ई। एक्चुअली में एक्चुअल फॉर्म लिख लेते हैं वर्क डन की, वो क्या होती है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट होता है ना वही फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। तो फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, ये जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्प्लेसमेंट, उसको मैं अभी स्मॉल पार्ट्स में ले लेता हूँ। मान लो कि छोटी सी डिस्प्लेसमेंट ds हुई है, ये जो ds है ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क डन भी आपके पास स्मॉल आएगा। डॉट प्रोडक्ट हटता है तो क्या आता है आपके पास, कोस थीटा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, तो जो ये एंगल है ये E और ds के बीच का है। तो अब आपको ये एंगल चेक करना है कितना होगा। तो ध्यान दें, आपको पता है कि इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो फील्ड है वो किस तरीके का होता है। देखिए डाइपोल की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये P की डायरेक्शन है, डाइपोल की डायरेक्शन है इस तरफ। तो आप सभी को पता है कि इक्वेटोरियल पॉइंट पर डाइपोल वाले की पैरेलल और अपोजिट डायरेक्शन जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है। तो इस पॉइंट पर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके का बनेगा। ठीक है, और चार्ज को मूव किधर करा रहे हो, इस साइड। जो ds है वो तो इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरफ है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। भाई आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, ds इस तरफ है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। थीटा को अगर आप इस फॉर्मूले में 90 डिग्री रखेंगे तो कोस 90 जीरो आ जाएगा। कोस 90 जीरो आ गया तो आपके पास वर्क डन कितना आ गया, 0 जूल। आपको कोई वर्क डन नहीं करना पड़ रहा है इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका परपेंडिकुलर है डिस्प्लेसमेंट के। और इसी ये कंसेप्ट एक बार आगे जाके फिर यूज़ होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब पढ़ेंगे तब। ठीक है, एक डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पर यहाँ से वहाँ तक चार्ज को ले जाने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता, और ये हम देखेंगे आगे जाके कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल भी जीरो होता है। वो जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे वो उस चीज़ को उधर डिस्कस करेंगे। तो ये इसका आंसर कितना आएगा, 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट आपके पास एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे। ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। डाइपोल है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, उनके बीच की जो लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर दे रखे हैं, चार्जेस दे रखे हैं इतने कूलम, और एक दूसरे से प्लेस एट 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे अगर फील्ड इधर है तो उससे 30 डिग्री पर यह डाइपोल रखा हुआ है। और आपको टॉर्क भी आप सभी को पता है, एक डाइपोल एक्सटर्नल फील्ड में रखा तो उस पर वो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, दैट इज 6√3, इतना टॉर्क वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लग रहा है वो निकालना है, और उस डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी ये निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल एनर्जी, ये थोड़ा सा बना लेते हैं इसको। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऐसे ले लेता हूँ, नेगेटिव चार्ज और ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज, दोनों के बीच की सेपरेशन है आपके पास 10 सेंटीमीटर। ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है। ऑलराइट, अब यहाँ पे आपके पास क्या है, चार्जेस की वैल्यू भी दे रखी है। ये जो -q है वो है, यहाँ पे लिख लेते हैं, q की वैल्यू है आपके पास ±6 × 10⁻³ कूलम। जो डिस्टेंस है 2 है वो दे रखा है 10 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻² मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज इक्वल टू 10⁻1 मीटर। ठीक है, ये आपके पास डिस्टेंस हो गया। और इसको एक यूनिफॉर्म फील्ड में रखा है, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ लग रहा है, बहुत सारी लाइनें होंगी, मैं एक ही शो कर रहा हूँ आपके पास। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल है इनके बीच का जो एंगल है वो आपके पास है 30 डिग्री।
इसके अलावा इसमें टॉर्क भी दे रखा है। ये टॉर्क जो एक्सपीरियंस करेगा दैट इज 6√3 न्यूटन मीटर। टॉर्क की वैल्यू दे रखी है। आपसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा और इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। ये दो चीज़ें पूछी गई हैं। तो सबसे पहले टॉर्क का फॉर्मूला हमको पता है कितना होता है, PE sin थीटा। ठीक है, PE sin थीटा। टॉर्क की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 6√3। P, क्या P की वैल्यू पता है हमको P का फॉर्मूला होता है Q इंटू 2A। Q पता है, 2A पता है, तो P भी पता है। तो P को क्या लिख लेंगे, Q इंटू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड E मेरे को चाहिए, उसको एज इट इज रहने देते हैं। साइन एंगल भी पता है मेरे को, इलेक्ट्रिक फील्ड और P के बीच में 30 डिग्री का है। ठीक है, साइन 31/2 होता है। तो यहाँ से E किसके बराबर आ जाएगा, 6√3 डिवाइडेड बाई Q इंटू 2A, और साइन 31/2 मतलब 2 आपके पास ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल। इलेक्ट्रिक फील्ड E दैट इज इक्वल टू 6√3 डिवाइडेड बाई Q की वैल्यू है 6 इंटू 10⁻³ और आपके पास जो डिस्टेंस है इसको 2A ही रहने देते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू पता है हमको, ऊपर 2 रख लेते हैं। और इस 2A की डायरेक्ट वैल्यू है हमारे पास 10⁻⁻1 मीटर। 6 से 6 आपके पास कैंसिल हो गया, ये आपके पास बनेगा 2√3 और 10⁻⁴। ऑलराइट, न्यूटन पर कूलम। 2√3 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10⁻+4। ठीक है, ये आपके पास आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू। एक पार्ट हो गया डायरेक्ट फॉर्मूला बेस था। दूसरा आपसे पूछा गया है पोटेंशियल एनर्जी। इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी ये पूछा गया है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, ये होता है -PE cos थीटा। ठीक है, जब इन्होंने एक किसी ऐसा रोटेट करने की एनर्जी नहीं पूछी है, किसी भी पर्टिकुलर एंगल पे पूछी है, तो इनिशियल एंगल आप कितना लोगे वो आपकी मर्जी है। तो ये फॉर्मूला तब बनाया था हमने जब इनिशियली डाइपोल आपके पास 90 डिग्री पे। दोबारा से अगर आपके पास ये बता दे कि इतने एंगल से इतने एंगल पर रोटेट करना है, तब तो फिक्स है आपके पास कि इनिशियल एंगल इतना लेना है, फाइनल एंगल इतना लेना है। और अगर एंगल आपके पास फिक्स नहीं कर रखा है तो आपकी मर्जी है, स्टार्टिंग में कोई भी पोजीशन आप उसकी मान सकते हो। तो मैंने माना स्टार्टिंग में 90 डिग्री पे था और फाइनली 30 डिग्री पर आया है, तब ये फॉर्मूला बनता था हमारे पास। अगर आपको क्लियर नहीं है तो मैं इसको एक बार दोबारा से बताता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कुछ इस तरीके का आया था, -PE cos फाइनल एंगल -cos इनिशियल एंगल। तो जब तक आपको एंगल मेंशन ना करे कि स्टार्टिंग में कौन सा है, तो आप कोशिश करें कि उसको 90 डिग्री ले लें। तो मैंने मान लिया स्टार्टिंग वाला एंगल 90 डिग्री है और अब लास्ट में अब कहाँ पे आया हुआ है, ये 30 डिग्री पर रोटेट होकर। तो रख दीजिए इसमें फॉर्मूले में, ये बनेगा -PE cos फाइनल एंगल तो 30 डिग्री है, माइनस इनिशियल एंगल कितना था 90 डिग्री। तो cos 90 आपके पास 0 हो जाएगा, तो फॉर्मूला यही बना -PE cos थीटा। तो u इजिकल टू -P की वैल्यू रख लेंगे, E की वैल्यू आ चुकी है और cos 30 की वैल्यू रख लेंगे। ये सारी वैल्यूज आप रखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। चलिए नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, 2 चार्जेस, दोनों का मैग्नीट्यूड है, एक का +4 माइक्रोकूलम है, एक का -4 माइक्रोकूलम है। आर प्लेस एट ए पॉइंट, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, पहले बता चुका हूँ। कोऑर्डिनेट वाले क्वेश्चंस आपके पास इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मेरे को इम्पोर्टेंट लगा और एक ये वाला क्वेश्चन भी मेरे को इम्पोर्टेंट लगा। ठीक है, ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट लगा मेरे को। अगर मेरे को पेपर बनाने को दिया जाए तो उस टाइप का क्वेश्चन मैं डालूँ नॉलेज चेक करने के लिए। ठीक है, 2 चार्जेस इस तरीके से हैं, ऐसे कोऑर्डिनेट पर लोकेशन पे रखे हैं। वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इतने वोल्ट पर सेंटीमीटर, ये भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है। वो जब पोटेंशियल पढ़ लेंगे तब इस चीज़ को देखेंगे। कैलकुलेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। तो क्वेश्चन 10 का हम क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ठीक है, आपके पास 2 चार्जेस है +-4 और इनके देखिए लोकेशन दे रखी है। वैसे तो आप ड्रॉ कर सकते हैं स्पेस में, आपको XYZ कोऑर्डिनेट्स बना के इनको ड्रॉ करना आता है, पर मैं उसको ड्रॉ करने पर नहीं जा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे आपके पास एक +4 माइक्रोकूलम का चार्ज है और इसकी लोकेशन आपको दे रखी है 1,0,4 पर, इस तरीके से।
इसको आप ए पॉइंट भी नाम दे सकते हैं। इसी तरीके से कहीं पर स्पेस में बी पॉइंट है, बिल्कुल इसके सामने नहीं है, वो डिपेंडिंग ऑन दिस, इस तरीके से आपके पास बी पॉइंट है जिसकी लोकेशन आपको दे रखी है स्पेस में 2, -1, 5 और यहाँ पे आपके पास माइनस का 4 माइक्रो कूलम चार्ज रखा है। ये इधर प्लस का था, उधर माइनस का था। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड E, चलो एक बार इसका डाइपोल मोमेंट निकाल लेते हैं कितना है। ठीक है, डाइपोल मोमेंट की जो डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू होती है किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू में डिस्टेंस बिटवीन देम। यहाँ पे क्या आता था, डिस्टेंस बिटवीन देम, और एक यूनिट वेक्टर इसके साथ लगता था, यूनिट वेक्टर, और जिसकी डायरेक्शन होती थी आपके नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। भाई डाइपोल की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ होती है ना, तो नेगेटिव चार्ज B है, पॉजिटिव चार्ज A है, तो एक यूनिट वेक्टर B से A की तरफ का लगेगा इस तरीके से। ठीक है, मतलब डायरेक्शन डाइपोल की नेगेटिव टू पॉजिटिव आपको लेनी होती थी, ये मतलब है। क्लियर? ठीक, ओके। तो P को जब हम लिखेंगे तो किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, वो तो है आपके पास 4 माइक्रो कूलम, माइक्रो को आप 10 की पावर -6 लिख सकते हैं, इतना कूलम है। अब आपको B से A तक डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों चीज़ें चाहिए। B से A तक डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों चीज़ चाहिए, तो मैं BA वेक्टर ही निकाल लेता हूँ पहले। BA वेक्टर कैसे निकलेगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करके। फाइनल B से A, फाइनल पोजीशन किसकी है, A की, इनिशियल पोजीशन किसकी है, B की, तो A माइनस B कर दूंगा तो आपके पास BA वेक्टर आ जाएगा। B से A फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन कर देंगे तो आपके पास BA वेक्टर निकल आएगा। इसको सोल्व करते हैं। वेक्टर A, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पे आपके पास देखिए कैसे लिखा हुआ है, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है, z की वैल्यू 4 है। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना आता है ना सभी को। वेक्टर A क्या बनेगा आपके पास, x वाले के साथ i कैप लग जाता है, y वाले के साथ j कैप लग जाता है, z वाले के साथ k कैप लग सकता है। तो ये तो आपके पास A वेक्टर हो गया। इसी तरीके से इसको देख के आप B वेक्टर बता दीजिए मेरे को कितना बनेगा। B वेक्टर कितना बनेगा, 2 के साथ i कैप, -1 के साथ j कैप, 5 के साथ k कैप। तो ये आपके पास B वेक्टर आ गया। तो आपको करना क्या है, A माइनस B, A वेक्टर में से B वेक्टर घटाना है। तो i कैप में से i कैप घटता है, j में से j, k में से k, ये सबको पता है। तो A माइनस B, i वाले में से 1i में से 2i जाएगा तो माइनस का i बचेगा, 0j, यहाँ तो j है ही नहीं, माइनस ये j करेंगे तो माइनस माइनस प्लस j हो गया। इसी तरीके से 4 - 5 करेंगे तो माइनस का k है। तो डाइपोल जो आपके पास बनेगा वो क्या बनेगा, 4 × 10 की पावर -6 इंटू में -i + j माइनस का k कैप। ये P वेक्टर आ गया आपके पास, P वेक्टर आ गया। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर एक्ट कर रहा है इतने वोल्ट पर सेंटीमीटर का, और इसके साथ भी i कैप दे रखा है, मतलब कि एक चीज के लॉन्ग ये लग रहा है, फाइंड द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, 0.20 वोल्ट पर सेंटीमीटर, और ये आई कैप की डायरेक्शन में है। वोल्ट पर सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, E = 0.20 वोल्ट, सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की पावर -2 ऊपर चली जाएगी तो 100 से मल्टीप्लाई होके ये कितना बन जाएगा आपके पास, 20 वोल्ट पर मीटर आई कैप। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आई डायरेक्शन में लग रहा है। अब आपको बस कुछ नहीं करना, आपको टॉर्क निकालना है। और टॉर्क का फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे हम वेक्टर में बात कर रहे हैं और आप सभी को टॉर्क का वेक्टर वाला फॉर्मूला यूज करेगा, क्योंकि एंगल वेंगल कुछ नहीं दे रखे। PE sin थीटा होता है ना वैसे तो मैग्नीट्यूड फॉर्म, पर एंगल दे ही नहीं रखा, तो आप वेक्टर फॉर्म यूज कर लीजिए। वेक्टर फॉर्म क्या थी, P क्रॉस E, मतलब कि आपको जो ये P वेक्टर आया है और जो ये E वेक्टर आया है इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है। P की वैल्यू कितनी है, 4 × 10 की पावर -6, और अंदर है -i कैप + j कैप माइनस का k कैप। ठीक है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट आपको करना है किसके साथ, 20i कैप के साथ, 20
आई कैप के साथ, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड तो एज इट इज़ गुना हो जाते हैं, उसमें उसको तो क्रॉस प्रोडक्ट का कोई असर नहीं होगा। तो यह आ गया 20 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 इंटू 10 की पावर -6, ये तो मैग्नीट्यूड अलग हो गया। अब आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट में सेम वाले तो हट जाते हैं, आई क्रॉस आई आपके पास 0, जे क्रॉस जे भी 0, के क्रॉस के भी 0 होता है। कैसे, इसको जब निकालते हैं तो ये फॉर्मूला कैसे खुलता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इनटू में साइन ऑफ एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर, वो तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 दो सेम वेक्टर्स आई और आई उनके बीच में एंगल कितना होगा, सेम वेक्टर्स है मतलब सेम ही डायरेक्शन है तो पैरेलल वेक्टर्स होंगे, 0 डिग्री का एंगल होगा। ऐसा ही इसमें साइन 0 0 तो सब गुणा 0 होगी, ऐसे ही इसमें होगा ऐसे ही इसमें होगा। तो सेम वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट आपके पास 0 होती है। तो जब आई वाले की आई वाले के साथ गुणा होगी वो तो 0 आ जाएगा, उसकी तो आपको कंसर्न लेनी नहीं। अब बचेगी जे क्रॉस आई और के क्रॉस आई, इन दोनों की गुणा बचेगी। तो इनको कैसे सोल्व करते थे, क्रॉस प्रोडक्ट में आपने सीखा हुआ है, आप आई जे और के ऐसे लिख लेते थे। आई की जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट आंसर देती है के, आई क्रॉस जे आपको आंसर देती है के कैप, जे क्रॉस के आपको आंसर देता है आई कैप, जे क्रॉस के आपको आंसर देता है आई कैप, के क्रॉस आई आपको आंसर देता है के क्रॉस आई, के क्रॉस आई आपको देता है आंसर जे कैप। अगर आप ऐसा क्लॉकवाइज घूमोगे तो पॉजिटिव आंसर आएंगे, अगर उल्टी गुणा करोगे तो नेगेटिव आंसर आएंगे। जैसे जे क्रॉस आई करना होता तो माइनस के आता, इसको उलट दोगे तो माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। आपको आई क्रॉस के करना होता तो माइनस जे आता, आई क्रॉस के उलट देते तो माइनस जे आता। तो ये आपने सीखा हुआ है, तो बस ये अप्लाई करना है इधर। पहले इस आई वाले के इसके साथ गुणा करिए, वो तो 0 हो गया, आई क्रॉस आई 0। जब जे वाले के इसके साथ गुणा करेंगे तो ये आएगा 20, टेबल लिख लेता हूँ, जे क्रॉस आई। फिर इस माइनस वाले की गुणा करेंगे तो -20 के क्रॉस आई, -20 के क्रॉस आई, इतना आ गया। अब इन सब की वैल्यू रख देते हैं, वही आपके पास आंसर हो जाएगा। दैट विल बी इक्वल टू 20 भी बाहर ले लो, यह आ जाएगा 1600 इंटू 10 की पावर -6 जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई उल्टे चले एंटी क्लॉकवाइज तो क्या आएगा, माइनस का के, एक माइनस साइन यहाँ पे है, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई आपके पास क्लॉकवाइज है तो ये प्लस का जे, तो ये आपके पास टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी, ये इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये एक बार 2011 में पूछा गया है और बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन शायद 2020 में पूछा गया है, अभी इसी साल जो पेपर हुआ था। इस टाइप का क्वेश्चन या तो सिंपल पेपर में था या इस बार मेन बोर्ड के पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था, शायद बोर्ड में ही आया हुआ था। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करेंगे। क्वेश्चन क्या बोलता है, दो आपके पास आइडेंटिकल डाइपोल्स हैं, दो डाइपोल्स हैं, दोनों एक दूसरे से 120 डिग्री पर एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको उसका रिजल्टेंट डाइपोल निकालना, पहले तो वे दोनों 120 डिग्री पर एक्ट कर रहे हैं तो रिजल्टेंट डाइपोल निकालना है। एज शोन इन फिगर, आपको फिगर दी गई हुई है वो बनाएंगे अभी। और फिर बाद में क्या किया, उस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया एक्स एक्सिस के अलोंग, तो आपको फिर जो उस पर टॉर्क लगेगा वो निकालना है। तो मैं इधर इसका डायग्राम और बना देता हूँ आपको क्वेश्चन का। ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ डायग्राम कैसा था। ये आपको डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक नेगेटिव टू पॉजिटिव एक डाइपोल ये हो गया, एक नेगेटिव टू पॉजिटिव एक डाइपोल ये हो गया, और बोला है दोनों आइडेंटिकल डाइपोल है, अगर इसकी वैल्यू p है तो उसकी वैल्यू भी p है, मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंस सेम है दोनों के बीच में। दोनों के बीच का 120 डिग्री एंगल दे रखा है। एक p वेक्टर नेगेटिव टू पॉजिटिव ये है, एक p वेक्टर ये है, और एक नेगेटिव टू पॉजिटिव p वेक्टर ये है। टेल से टेल मिल रही है, दोनों के बीच में 120 डिग्री का एंगल दे रखा है। तो फर्स्ट पार्ट में तो आपसे ये पूछा गया कि नेट डाइपोल निकाल दो, तो आपको दो वेक्टर दे रखे हैं, उनका रिजल्टेंट निकालना, बस 120 डिग्री पर एक्ट कर रहे हैं। एक तो ये है,
सेकंड में उन्होंने बोला एक्स एक्सिस के अलोंग, ऐसा इस एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया अब आपने, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया एक्स एक्सिस के अलोंग, तो आपको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, मतलब टॉर्क निकालना है भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल रखा है, हाँ 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, इम्पोर्ट आप कर सकते हैं इसको। डाइपोल का रिजल्टेंट जो आया है उस रिजल्टेंट को पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, तो उनका बीच का एंगल देख लेना और टॉर्क का फॉर्मूला लगा देना पी साइन थीटा वाला, आपके पास सोल्व हो जाएगा। ओके, डायरेक्शन भी बतानी है तो देख लेना। ओके, नहीं अगर सोल्व हो तो मेरे को बता देना। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बनते हैं, आप लोग प्रैक्टिस करिए और जो भी डाउट रहे वो मेरे को बता देना। थैंक यू, करना है।